हमें सबसे चीज़ जो पहले इम्पॉर्टेंट है वो अपने माइंड में रखनी होती है कि हम पोजीशन कौन सी है जिसके लिए हम इवेलुएट कर रहे हैं। व्हेन वी इंटरव्यू फॉर द एंट्री लेवल पोजीशन तो हमें बहुत रॉ टैलेंट आता है। बाहर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका जो करियर ऑफिस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये जो जनरेशन है इसका चैलेंज ये है कि अब उसको अगर कोई चीज़ एक्साइट नहीं करती, दे टेक इमीडिएट डिसीजन। अगर आपने 20 लाख 30 लाख 50 लाख अपनी एजुकेशन पे लगाए तो आपकी वैल्यू वैसी ही है ऑटोमेटिकली, बट ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपनी एपिसोड जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फीडबैक मिला था कि एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन की जाए कि किस तरह से एक इदारा खुश रह सकता है, किस तरह से जो इदारे के लोग हैं वो खुश रह सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है द वन एंड ओनली द सीजन HR प्रोफेशनल, लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है सलमान फारूक। सलमान फारूक इज़ करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। आइए मिलते हैं सलमान फारूक से और जानते हैं उनके एक्सपर्ट ओपिनियन इस टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच सलमान फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू असम, थैंक यू फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ज़बरदस्त। और मैं तो आज, मुझे पता है कि आज का सेशन हमारा बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और यूनिक है। अच्छा सलमान, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी। I mean, you're such a great HR professional, wonderful human being as well. काफ़ी बड़े बड़े इदारों के साथ आपने माशाल्लाह काम किया, इदारों को ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले तो हमें ये बताइए भाई कि जो HR में आना था ये बाई चांस था या बाई चॉइस था? वेल हसन, इसमें मैं यही बताऊंगा कि HR के अंदर जो आना हुआ वो इसी तरीके से हुआ कि पहले थोड़ा सा एक IT का एक बूम था जो कि अब दोबारा से रिवर्स हो के आफ्टर कोविड वो हो गया। तो मेरा बैचलर्स जो था, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहा, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो आपका एक जनरल वो बन रहा होता है ट्रेंड कि आप कंप्यूटर साइंसेज में जाएंगे और बहुत वो। तो उसी बैचलर्स की डिग्री के दौरान मैंने रियलाइज़ ये किया कि अब इट्स बेटर फॉर मी कि मैं एक मैनेजमेंट वाला प्रोफेशन की तरफ जाऊँ, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो बहुत ही एक मोनोटोनस टोन सेट कर रही थी मेरे जैसे इंसान के लिए, जो कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होना और एक जगह पे बैठ के डेडिकेटेडली काम से थोड़ा सा अवॉइड कर। तो फॉर दैट रीज़न मैंने फिर अपना मास्टर्स चूज़ किया कि मैं इंटरनेशनल HRM में मास्टर्स करूँ। उसके लिए आई वेंट अब्रॉड, आई गेट द क्वालिफिकेशन इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और फिर वहाँ से मैंने अपने जर्नी का आगाज़ किया और इन सारे फंक्शंस को फिर वन ऑन वन फिर गो थ्रू किया। ज़बरदस्त। अच्छा सलमान, माशाल्लाह जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बड़े बड़े इदारों के साथ आपने काम किया। नाउ यू करंटली वर्किंग एज ए हेड ऑफ HR एट शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। सलमान, हमने आज डिसाइड किया था कि हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि जो हैप्पीनेस है, किस तरह से एक इदारा जो है वो खुश नज़र आ सकता है। कौन सी ऐसी रिटेंशन पॉलिसीज़ हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ HR वालों को लानी चाहिए कि इदारा खुश हो, इदारे में जो लोग काम कर रहे हों वो भी खुश हों। तो ज़रा हमें ज़रा इसके ऊपर बताएं कि कौन सी ऐसी रिटेंशन पॉलिसीज़ हैं जो कि HR वालों को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिससे कि हर तरफ एक खुशी ही खुशी हो। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत जेनेरिक है कि हम पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, एज एन HR प्रोफेशनल भी फोकस करते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी तो हमारा जो रिटेंशन है वो बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें। बट बिफोर दैट, एक अगर मैं बात करूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो एम्प्लॉयर्स के बारे में बात करूँ, जो आप एक टोन सेट करते हो फ्रॉम द टॉप लेवल, वो एक कल्चर पहले आपको डेवलप करना चाहिए, एक ट्रस्ट का और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट ये है कि जहाँ पे आप एज एन एम्प्लॉई आप ये फील करोगे कि यू आर बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड बीइंग रिस्पेक्टेड एज वेल,
और सिमिलरली आपके ऊपर ट्रस्ट भी करती है मैनेजमेंट, और से वाइस वर्सा आप भी फिर मैनेजमेंट पे उसी तरह से ट्रस्ट करते हो। तो ये एक कल्चर पहले बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात कर लेते हैं कि एचआर को कैसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर एचआर की पॉलिसीज़ के बारे में बात की जाए तो एचआर एम्प्लॉय इंगेजमेंट, जो आपने एक फंक्शन देखा होगा और आपने माशाल्लाह उस पर काफ़ी काम किया, तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट में फिर इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप एज अ फोकस ग्रुप लेके चलते हैं, आप जेल ब्रेकिंग सेशंस करवाते हैं, आप अवे डेज रखते हैं, वेयर यू अपार्ट फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉई यू ऑल्सो, आपको मौका मिलता है कि अपने कलीग्स को जाने एज ए ह्यूमन बीइंग वो कैसे हैं, उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। और यही एक तरीका है एक जो हैप्पीनेस कल्चर के बारे में आपको एक इंट्रोड्यूस करवाने का, एक दूसरे को आपको अच्छे से पता चलवाने का कि बेसिकली जो आपके साथ मिल रहा है उसके पर्सनल सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, एज अ पर्सन वो कैसा है, तो आप उसकी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को जानते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कलीग और जो आपका वर्क लाइफ जो स्टाइल है उससे। कॉर्पोरेट एम्पैथी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसके हवाले से अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशंस एम्पथाइज़ करती हैं एम्प्लॉयज़ के एंड पे, और वो इस तरह की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूं हज लीव्स, जिसमें आपकी कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को कंसिडर किया जाता है, इद्दत लीव्स की पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाती हैं जिसमें आप कि इस्लामिक वैल्यूज़ को अगेन रखा जाता है, अकाउंट फॉर किया जाता है। और सर्टन पॉलिसीज़ जिसकी अगर हम बात करें जिसमें आप लीव फेयर असिस्टेंस की भी बात करते हैं कि आपको थोड़ा सा अलाउंस दिया जाता है आपको छुट्टियों के साथ, आपको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो ये एक तरीका है कॉरपोरेशंस के लिए बेसिकली एम्पथाइज़ करने का एम्प्लॉयज़ के साथ कि वी नॉट जस्ट ओनली ओ यू एज एन एम्प्लॉई बट वी ऑल्सो कंसिडर यू द पार्ट ऑफ अ फैमिली, आर प्रोफेशनल फैमिली। तो दैट इज़ समथिंग। और अगर हम बात करें काउंसलिंग सेशंस के ऊपर, तो काउंसलिंग सेशंस के अंदर भी हमारे पास इस तरह से एम्प्लॉयज़ आते हैं जिनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर जो सुपरवाइज़र्स हैं दे कोलैबोरेट विद एचआर टू परफॉर्म एंड कंडक्ट काउंसलिंग सेशंस, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को काउंसल कर सकें और उनको हेल्प कर सकें उनके पर्सनल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो पर्सनल उनके इश्यूज़ हैं उसको ओवरकम करने के लिए, विच ऑल्सो एनहेंसेस देयर प्रोडक्टिविटी एंड ऑल्सो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उनकी पर्सनल लाइफ में। अच्छा सलमान, आप ज़रा हम बात कर लेते हैं कि माशाल्लाह आपका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, इतने इंटरव्यूज़ आपने किए, काफ़ी लोगों की आपने हायरिंग की, तो आप ज़रा हमें हमारे जो नाजरीन हैं ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आप कौन सी 3-4 स्किल्स हैं जो कि आप देखते हैं कि ये मस्ट है, इसमें होनी चाहिए तो फिर ही मैं इस बंदे को रखूँगा। अच्छा, इसमें हसन अगेन अगर मैं बात करूं स्किल्स के हवाले से, आपने PAQ का नाम सुना होगा, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर। हमें सबसे चीज़ जो पहले इम्पॉर्टेंट है और वो अपने माइंड में रखनी होती है कि हम पोजीशन कौन सी है जिसके लिए हम इवेलुएट कर रहे हैं या इंटरव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर कोई सेल्स का बंदा है तो हमने एज अ इंटरव्यूअर ये चीज़ असेस करनी है कि वो जो पर्सनालिटी है जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की तरफ जाएं, वो इंट्रोवर्ट ना हो। और इंट्रोवर्ट बंदा सेल्स के लिए, उस पोजीशन के लिए वो मिसफिट हो जाता है। तो हमने ये इस तरह से जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उसका ख्याल रखना है। सेकेंडली ह्यूमिलिटी वो ज़रूर देखते हैं कि आप बेशक हाई अचीवर हो, आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, बट अगर आपके अंदर हम्बलनेस नहीं है ना, और वो अगर आपका एक एरोगेंस वाला स्टाइल है, तो यू विल इशूज टू वर्क विद योर इमीडिएट सुपरवाइजर्स और आपका विद इन द टीम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में जाती हैं, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं। उन चीज़ों का हम ख़ास ख्याल रखते हैं बिकॉज़ आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी जो स्किल सेट है वो आपको इंटरव्यू तक ले आता है। तो जो फर्स्ट या इनिशियल इंटरव्यू एज एन HR पर्सनल आप कर रहे होते हो, उसमें आपने यही असेस करना होता है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इस जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं कि नहीं करती। उसके बाद फिर यू रेकमेंड और बिल्कुल। अच्छा सलमान, जब मैंने और आपने करियर का स्टार्ट किया तो हम अक्सर ये सुनते थे कि यार देयर इज़ अ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट।
काफ़ी अर्सा हो गया, 15-20 साल हमें काम करते हो गए, स्टिल अभी भी हम यही सुनते हैं कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये गैप पहले से कम हुआ है कि यह ज़्यादा हुआ है? हसन, इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो अगेन ये जो गैप है ये अभी तक हम वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस। और व्हेन वी इंटरव्यू फॉर द एंट्री लेवल पोजीशन तो हमें बहुत रॉ टैलेंट आता है जिसको ग्रूम करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर आई कंसिडर कि अब थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है वो विच इज़, अगर आप बाहर आपका भी रहा हो इंटरेक्शन, जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो करियर ऑफिस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और दैट इज़ नॉट जस्ट द विंडो ऑपरेशन इन टर्म्स के आपके जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए डायरेक्टरीज मैनेज कर रहे हों या उनको जॉब दिलवा रहे हों, बट इट ऑल्सो वर्क्स कि आपको जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसको प्लान करके आपको ग्रूम किया जाए और आपको इस काबिल बनाया जाए कि जो अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं यू गो एंड गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो ये एक बेसिकली हमें थोड़ा सा उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। जो यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के जो ऑफिसेज़ हैं, करियर ऑफिसेज़, उसको थोड़ा सा हमें मज़ीद यूटिलाइज़ करने की कॉन्टेक्स्ट में, अपार्ट फ्रॉम जो अभी हमारा रेगुलर एक मैथडोलॉजी चल रही है वो उससे, ताकि हमें ये वाला जो गैप है उसको हम कम कर सकें या उसको एटलीस्ट हम ब्रिज कर सकें। तो दैट इज़ माई ओपिनियन, दैट इज़ माई। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो जो माइंडसेट की बात है ऑन, अगर मैं वही अब उसके अंदर फिर वही बात आ जाती है जनरेशन XYZ, जो फिर मिलेनियंस की जो जनरेशन थी और जो जनरेशन Z है उसका जो एक डिफरेंस है उसमें बड़ा डिफरेंस आ गया है। तो शुरू वाले माइंडसेट के जो लोग थे दे वर वेरी मच स्टेबल। जो एक ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू की उसके साथ हमने अलाइन रहे और फिर वो बस 20 साल बाद वहाँ से नौकरी की और रिटायर हो गए। बट फिर मिलेनियंस आए, उन्होंने फिर ये एक ट्रेंड स्टार्ट किया कि विच मोटिवेट्स अस, जो हमें एक्साइट करेगी अपॉर्चुनिटी हम उसके साथ जाएंगे, बट वील स्टिक टू दैट प्लान कि वी आर करियर ओरिएंटेड और हम फिर ग्रो करेंगे और जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसके साथ। बट अब ये जो जनरेशन है इसका चैलेंज ये है कि अब उसको अगर कोई चीज़ एक्साइट नहीं करती दे टेक इमीडिएट डिसीजंस, और उस एक्साइटमेंट के अंदर सिर्फ करियर एक बेंचमार्क नहीं रह गया बट वो एक माइंडसेट भी है। बिल्कुल। और वो माइंडसेट क्या है कि आपने पहले कुछ सीखना है, कुछ अचीव करना है और फिर आप अपनी वैल्यू बनाते हो। बट राइट नाउ विच व्हाट हैपनिंग इन इंडस्ट्री इज़ कि आप समझते हैं कि अगर आपने 20 लाख 30 लाख 50 लाख अपनी एजुकेशन पे लगाए तो आपकी वैल्यू वैसी ही है ऑटोमेटिकली, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए जब आप कॉर्पोरेट में आएंगे, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, तो आपको वैल्यू किया जाता है आपकी काम की बेसिस पे, आपकी डिसीजन मेकिंग पे, आपके इनिशिएटिव्स पे, ना कि जस्ट कि आप सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपको एक जगह तक पहुंचा तो देगा बट अल्टीमेटली द गेम इज़ ऑन योर कोर्ट, ठीक है? तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है। Great, wonderful, Salman. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Thank you very much again for your time. Any final wording about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. Well, I would say कि Qasim Ali Shah Foundation is a great place और यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दैट ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रहा है। और वो जो आपने गैप रिफ्लेक्ट किया था इंडस्ट्री के अंदर जो कॉर्पोरेट में और एजुकेशन में है, इस तरह के फिर इदारे रोल प्ले करते हैं, वो प्रोफेशनल्स डेवलप करते हैं, वो स्किल सेट देते हैं जो मार्केट में आजकल ज़रूरी है। तो आई रियली एम ग्रेटफुल टू बी हियर। और इसके अलावा आई होप कि और फर्दर अच्छे इनिशिएटिव्स लेते रहें और इसी तरीके से आगे बढ़ें। ग्रेट, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी आज के एपिसोड देखने का। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से एक इदारे के जो लोग हैं वो खुश हो सकते हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि एक इदारे में आपको जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि लोग जो हैं वो खुश हों। दोस्तों, इस पे हमने डिस्कशन की और सलमान फारूक साहब जो कि हेड ऑफ़ HR हैं शौकत खानम के, ये हमारे साथ थे। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।